तो जैसे आज ये जियो जनरेशन है ना तुम्हारी वाली, तो मेरी वाली जनरेशन रिलायंस जनरेशन है। अदरवाइज मान लो कि लेट से कंपनी चलेगी अनिल अंबानी के पास, लेकिन उसी कंपनी में मेन काम कौन कर रहा था? मुकेश अंबानी। तो सारे जितने भी इंजीनियर्स थे उस टाइम रिलायंस ने ना हर बंदे को फोन पकड़ा दिया, मेरे जैसे लोंडे को भी। मोबाइल फोन 11वीं क्लास में जस्ट आए और हाथ में क्या है? मोबाइल फोन। उसमें इंटरनेट नहीं चलता, लेकिन आप किसी को भी कॉल कर सकते। जैसे 10 साल होने वाले थे उससे पहले मुकेश अंबानी जी ने, फिर क्या हुआ कि धीरूभाई अंबानी जी की डेथ हो गई। फिर क्या हुआ कि दोनों भाइयों के अंदर पार्टीशन करना था। क्या उनकी माता जी ने कहा क्या धीरूभाई अंबानी जी थे ना, वो एकदम भयंकर अल्ट्रा रिच टाइप थे, ठीक है। उनके 2 बालक, बेटा मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी को सभी जानते होंगे, ठीक है, ठीक है। तो उनके पिताजी बहुत फोड़ू थे, मतलब धीरूभाई अंबानी जो रियल फोड़ू थे वो तो वही थे। तो उनका जो मेन बिजनेस था ना, पहले वो क्लोथिंग का था, ठीक है ना। क्लोथिंग का मेन बिजनेस था, टेक्सटाइल का मेन बिजनेस था। फिर उनका जो सबसे बड़ा बिजनेस था वो पेट्रोलियम का था। जो रिलायंस पेट्रोलियम है ना, वो उनका मेन बिजनेस था, और उससे ऑफ कोर्स उन्होंने खूब पैसे बनाए भी, और दे डिड वेल, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ा तो दे वर वेरी स्मार्ट, मतलब ऑफ कोर्स तीनों बाप बेटे काफी स्मार्ट थे। और खास तौर से ना मुकेश अंबानी वाज सीरियसली जीनियस, मतलब हम कुछ ही बोल लें बट ही वाज रियली जीनियस। तो ऐसे 1998 1999 के आसपास आए तो उन्होंने कहा कि अब हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए और अलग अलग कंपनीज में जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि टेलीकम्युनिकेशन इज वेरी मस्ट नीडेड। तो उन्होंने एक रिलायंस कम्युनिकेशन नाम से कंपनी सेट की। किसने? धीरूभाई अंबानी जी ने। और उसको हेड करते थे मुकेश अंबानी जी। सुनना आराम से, कौन हेड करते थे? मुकेश। कंपनी का क्या नाम क्या है? रिलायंस कम्युनिकेशन, नॉट जियो कम्युनिकेशन, रिलायंस कम्युनिकेशन। अच्छा है ना। तो मुकेश अंबानी वाज मतलब सीरियसली ब्रिलियंट। ही इज मतलब पढ़ने लिखने में भी वो शुरुआत से तेज रहा ही था, और वो पूरा प्रॉपर फोड़ू रहा है, ठीक है। हाँ नहीं, आईआईटी बॉम्बे से नहीं, मैं बताऊँ, जैसे MHCET के अंदर एक बहुत ही फेमस कॉलेज है महाराष्ट्र केमिकल इंजीनियरिंग नाम से, ठीक है। उसके अंदर आज भी है ना, उसके एडमिशन सिर्फ और सिर्फ JEE मेन से और MHT CET से होते हैं। सिर्फ 23 सीट है और एक ही डिपार्टमेंट है केमिकल इंजीनियरिंग, बस। समझ इस बात को? एक ही, आज भी कितने एडमिशन होते हैं? 23। आज भी 23 होते हैं, और सारे के सारे बिल्कुल तगड़े प्लेस, और एक ही ब्रांच है बेटा, कौन सी? केमिकल, और कोई बड़ा ब्रांच नहीं है। और 23 बच्चों के एडमिशन होते हैं, प्रोफेसर उनके पास 15। समझ गए? ठीक है। तो इस लेवल का वो कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है, और JEE मेन से और बड़ा किससे? MHT CET से उससे एग्जाम होते। तो उसके अंदर वो पढ़ते थे कौन? मुकेश अंबानी जी। डोनेशन से नहीं, एडमिशन से, ठीक है। तो अब मैं ऐसा बता रहा हूँ कि उनका क्या लेवल रहा होगा, ठीक है। ये लेवल था, ठीक। आज भी वहाँ पर एडमिशन इतनी आसानी से नहीं है। आज भी 23 सीट है, उस टाइम सिर्फ 6 सीट हुआ करती थी उस कॉलेज के अंदर, ठीक है। जिस टाइम वो पढ़ते थे उस टाइम 6 सीट हुआ करती। मैं जब पढ़ता था तब 13 सीट हुआ करती थी, ठीक है। तो इतना वो कॉलेज का हुआ था। तो वहां से वो पढ़े, और केमिकल इंजीनियरिंग जानबूझ के पढ़ी थी, क्योंकि वो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के अंदर बेटर करना चाहते थे, उन्होंने किया भी। फिर उनको लगा कि यार डाइवर्सिफाई करना चाहिए, तो उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन में काम करना स्टार्ट किया। तो जैसे आज ये जियो जनरेशन है ना तुम्हारी वाली, तो मेरी वाली जनरेशन रिलायंस जनरेशन है, ठीक है। उस टाइम रिलायंस ने ना हर बंदे को फोन पकड़ा दिया, मेरे जैसे लोंडे को भी। मोबाइल फोन 11वीं क्लास में जस्ट आए और हाथ में क्या है? मोबाइल फोन। उसमें इंटरनेट नहीं चलता, लेकिन आप किसी को भी कॉल कर सकते हो, किसी को भी, फ्री में। हमारे टाइम उसमें बहुत बड़ी बात थी कि फ्री में कॉल करना किसी को भी, अगला ना उठाए अलग बात है, हम कर लेते थे, ठीक है। तो मतलब वो अपने आप में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन था कि है ना, ऐसे करके, और है ना बहुत ही मतलब हर घर में उन्होंने फोन पहुंचा दिया, और रिलायंस कम्युनिकेशन वाज डूइंग रियली वेल। फिर क्या हुआ कि धीरूभाई अंबानी जी की डेथ हो गई। फिर क्या हुआ कि दोनों भाइयों के अंदर पार्टीशन करना था कि यार, उनकी माताजी ने कहा कि यार कुछ कंपनीज तुम ले लो, कुछ कंपनीज तुम ले लो। तो जो जिन 2 कंपनीज पर मेन लड़ाई थी ना, वो थी रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस कम्युनिकेशन, दैट्स इट। बाकी सारी कंपनीज तो तू ले लेता, ठीक है। मेन लड़ाई बेटा किसकी? रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस पेट्रोलियम। और कारण तो समझ गया, रिलायंस पेट्रोलियम मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज मान लो तुम रफली, ठीक है। जो आज रिलायंस इंडस्ट्री उसको मान लो एक तरीके से। तो उनकी माता जी ने कहा कि यार ये दोनों मेन है, तो दोनों जने एक एक ले लो। तो मुकेश अंबानी फंस गया। कैसे? कि भाई उनका मन क्या था? रिलायंस कम्युनिकेशन, क्योंकि उन्होंने काम भी कर रखा था, उनको थोड़ा बहुत ऐसे लग भी रहा था कि आने वाला जमाना जो कम्युनिकेशन का तो है ही है। लेकिन मेन पैसा कहाँ था? रिलायंस पेट्रोलियम में। तो वो उसे छोड़ना नहीं चाहते और उसे वो देना नहीं चाहते, ठीक है। अब वो जो छोटे वाले भाई साहब थे, उन्होंने कहा कि यार कुछ ना कुछ तो चाहिए बड़ा, ऑफ कोर्स इसमें क्या। तो उन्होंने फिर ये हुआ कि पेट्रोलियम लेंगे मुकेश अंबानी जी, और जो रिलायंस कम्युनिकेशन है वो लेंगे अनिल अंबानी जी। तो अनिल अंबानी जी ने रिलायंस कम्युनिकेशन हैंडओवर हो गया। उसमें एक क्लॉज था, ये क्लॉज हर जगह होता है, ऐसा नहीं कि उनके बीच में था। वो क्लॉज ये था कि आप दोनों भाई एक दूसरे की जो कंपनीज जिन जिन फील्ड के अंदर है, उन फील्ड के अंदर आप खुद अगले 10 साल के अंदर कोई और नया सेटअप नहीं कर सकते। इट्स वेरी ऑब्वियस। अदरवाइज मान लो कि लेट से कंपनी चलेगी अनिल अंबानी के पास,
लेकिन उसी कंपनी में मेन काम कौन कर रहा था? मुकेश अंबानी। तो सारे जितने भी इंजीनियर्स थे, सारी जितना भी वर्क फोर्स था, सारी जितनी इंटेलिजेंस थी, वो तो किसको रिपोर्ट करती थी? मुकेश अंबानी को। तो मुकेश अंबानी तो अगले दिन रिलायंस पेट्रोलियम से इतने पैसे आ रहे थे, वो लगाकर अगले दिन कंपनी खोल के सारे लोगों को उठा के ले जा सकते थे। समझ गए? तो इसलिए क्लोज होता है, सिंपल क्लोज होता है कि आप इस फील्ड के अंदर ये वाला काम नहीं कर सकते। ये अभी भी होता है, आज भी अगर कोई मान लो किसी कंपनी में मर्जर या सेलिंग अगर होती है, चीज होती है, तय बात है, ठीक। तो ऐसा में सुनो, न्याय है, ये होना मस्ट है। अगर ये ना हो पड़ा फिर तो लेने का फायदा क्या हुआ? तो ये हुआ कि आप अगले 10 साल तक मुकेश अंबानी जी कोई भी टेलीकम्युनिकेशन में कोई काम नहीं कर सकते। बात है 2002 या 3 के आसपास की। तो अगले 10 साल तक टेलीकम्युनिकेशन एक प्राइम चीज है और उसमें मुकेश अंबानी जी एंटर नहीं हो सकते। लेकिन अगेन वो अनिल अंबानी जी अपने हिसाब से बिजनेस करते गए और फिर धीरे धीरे फ्लॉप होते गए, ठीक है। उसमें फ्लॉप होने में हम कई बार हंस लेते हैं, लेकिन उसमें रीजंस उनके भी थे और एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत ज्यादा थे, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स मेरे ख्याल से थोड़े से ज्यादा थे और वो कंपनी किसी तरह से निपट गई। अनिल अंबानी जी खुद भी निपट गए, लेकिन मेन कारण कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी थे। मुकेश अंबानी जी का मामला चलता गया। जैसे 10 साल होने वाले थे, उससे पहले कि सबको अंदर से खोद दिया और ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिए। विजन देखो आप, 10 साल कंप्लीट होने वाले हैं। उन्होंने क्या किया बेटा कि सारी सड़कों को नीचे से खोद के क्या कर दिया? ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिए और जो खंबे लगे ना बड़े वाले रिलायंस टावर, ये लगा दिए। तुम तो बहुत छोटे रहोगे, ये 2013-14 के आसपास की बात थी। तो इन टावर में सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया था फ्री वाईफाई। तुम बहुत छोटे, तुम इसलिए आइडिया नहीं होगा। सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया क्या? फ्री वाई। तुम्हारे जैसे बहुत सारे लफंडर टाइप के जो लोग है ना, वो उन खंभों के नीचे बैठ रहे थे पूरे दिन भर, क्योंकि उस टाइम डेटा इतना इजी नहीं था। तो उस टाइम पर पूरे महीने का नियरली 1 GB का डेटा आता था 250 रुपए का, ठीक है। तुम तो बिल्कुल छोटे, तो उस टाइम क्या किया उन्होंने? क्या किया? फ्री वाईफाई चला दिया इन खंभों से, ठीक है। और तुम्हारे जैसे लोंडे लपाटे वहां बैठ रहे थे। मैं सोचता कि साले यहाँ क्या कर रहे हैं लोग बाग। मैं कई बार सोचता कि यार इस खंबे के नीचे क्या, फिर धीरे धीरे कि यहाँ पर फ्री वाईफाई है और जनता आकर बैठती है और उस टाइम खेलते थे, कोई गेम खेलते, पबजी खेलते रहते। मतलब कोई और गेम होगा, हाँ कौन सा? ठीक, हाँ क्लैश ऑफ क्लैंस, टॉकिंग। तुम समझिए इस बात? अबे सुन तो लो। तो उन्होंने पूरे के पूरे ऑप्टिकल फाइबर से ना स्टार्ट कर दिया, सारा मामला पहले से सेट कर दिया। जैसे ही 10 साल हुए, फिर उन्होंने कहा कि यार अब लो फ्री में कनेक्शन। फिर उन्होंने फ्री में जियो बांटा, 1 साल तक जियो फ्री में कनेक्शन दिए और फिर जाके धीरे धीरे जियो उन्होंने इस तरह से लगातार मोनेटाइज किया और फिर जाके उन्होंने इस तरह से मामला सेट किया। मैं ये बताना चाहूंगा कि उस बंदे ने कितना पेशेंस रखा, है ना, कितना। ही ऑलवेज न्यू दैट कि टेलीकम्युनिकेशन इज द की। ये सबको पता है ना कि की तो बड़ा क्या है? टेलीकम्युनिकेशन ही है। मतलब आप उससे होता ना, आप अगर किसी ने अगर उस पर अगर कब्जा कर लिया तो मामला उसका सेट है। मतलब वो ना बड़े आराम से बहुत से चीज मैनेज कर सकता है, अलग अलग तरह के बिजनेस ला सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। तो ही ऑलवेज न्यू दैट कि आना यहीं पर है। लेकिन जो उनके पीछे पार्टीशन हुआ वो इस तरह का हुआ कि वो अगले 10 साल तक नहीं आ सकता। उस बंदे ने पेशेंस रखा, कोई बात नहीं कि 10 साल तो यूं निकल जाएंगे। फिर 10 साल निकले भी और उसने एग्जैक्टली पूरे के पूरे ऑप्टिकल फाइबर का तो जाल बिछाया। और ऑप्टिकल फाइबर उसने उस टाइम पर जो बिछाए थे वो उस टाइम पर बेस्ट क्वालिटी के थे, जो सबसे कम अटेन्यूएशन के साथ, सबसे ज्यादा बैंडविड्थ के साथ, सबसे बेटर तरीके से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सके। वो अलग बात है कि जैसे 5G आएंगे, 6G आएंगे तो यही ऑप्टिकल फाइबर ऑब्सोलीट हो जाएंगे, मतलब बेटा काम नहीं आएंगे। वो तो ऑब्वियस बात है बेटा। 4G और 5G 6G में डेटा की स्पीड तो बढ़ती है, जो डेटा का आदान प्रदान है वो भी तो बढ़ता है। तो जो पहले काम लेट से 1 MB 5 MB में हो रहा था, वही चीज बड़ा 500 MB 600 MB पहुंचती है। तो उसके लिए ऑफकोर्स डेटा आना जाना की स्पीड बढ़ेगी तो डेटा भी तो बढ़ता है। तो उसको जाने के लिए ऑफकोर्स ऑप्टिकल फाइबर करो और थोड़े से बेटर चाहिए। तो अगर तुमने सुना हो तो जैसे बोलते हैं ना कि 5G के लिए ऑप्टिकल फाइबर अगर बिछा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो सिर्फ 5 साल के लिए सोच के बिछा रहे हैं। वो ये सोच के बिछाते हैं ऑप्टिकल फाइबर की अगले 15 साल में अगर मान लो 6G आया, 7G आया, तब भी कम से कम ये उस बैंडविड्थ को सहन कर सके। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उनका विजन थोड़ा ठीक रहता है। बट मैं ऐसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार लोग बाग है ना, तो खास तौर से इतना ठीक करते हैं वो, मतलब लाइफ जो बेटर करते हैं, कितना पेशेंस रखते हैं, पेशेंटली सारा का सारा काम निपटाते हैं बेटा। वरना कौन सा अंबानी का अटैक कर रहे थे, है ना। बेटा अब ऑप्टिकल फाइबर कैसे काम करता है बेटा, मैं एक एग्जाम्पल